जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लुसेंट बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम लोग साइंस में फिजिक्स का यांत्रिकी चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास 5 तक 1 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 151 से लेकर 180 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जो क्लास 6 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 बोल रहा है, यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी। देखिए, केस नली क्या होता है, जैसे आप लैंप वगैरह में देखते होंगे, जो बत्ती वगैरह होता है उसका व्यास को दुगना कर दिया जाए, मतलब उसको और चौड़ा कर दिया जाए। जो उसका बत्ती है उसको अगर आप और चौड़ा कर दीजिएगा तो उसमें जो तेल चढ़ेगा उसका ऊंचाई पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या होगा। जब वो व्यास दुगना होगा तो जो तेल का ऊंचाई चढ़ने का हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा संबंध होता है। अगर व्यास बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो तेल है इसको धीरे धीरे चढ़ेगा। ठीक है, ऊंचाई क्या होगा उसका, कम जाएगा। वही अगर व्यास कम जाएगा मतलब उसका जो बत्ती है वो पतला रहेगा, पतला मतलब उसका व्यास कम रहेगा, तेल क्या होगा, जल्दी जल्दी ऊपर ज़्यादा हाइट तक चढ़ेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, अगर बत्ती पूरा मोटा है तो तेल क्या होगा, तेल का चढ़ने का स्पीड कम होगा, ऊंचाई भी कम होगा। अगर बत्ती पूरा पतला है तो ये जल्दी जल्दी चढ़ेगा, मतलब इसका ऊंचाई ज़्यादा होगा, तो ये आधा रह जाएगा। अगर इसको दुगना करेंगे तो आधा रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152। 152 बोलता है, श्यानता की इकाई क्या है। जो श्यानता होता है उसका इकाई मतलब उसका यूनिट पूछ रहा है, तो उसका यूनिट है पॉइज। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा है एग्जाम में, श्यानता की इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, पॉइज। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 153। 153 बोल रहा है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नालियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई। देखिए, दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नली है, उसमें द्रव जो ऊपर चढ़ेगा उसमें पूछ रहा है किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। बोल रहा है दोनों केस नली में अधिक होगा, नहीं, अभी हम जस्ट बताएं। जिसका व्यास ज़्यादा होगा उसमें कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, जिसका व्यास कम होगा उसमें ज़्यादा ऊंचाई तक तेल चढ़ेगा। ठीक है, अधिक व्यास वाले केस नली में अधिक होगा, नहीं, अधिक वाला में कम होगा। कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सही हो जाएगा। जिसका व्यास कम होगा मतलब जो कम चौड़ा होगा, मतलब पतला होगा, उसमें क्या होगा, तेल बहुत ज़्यादा ऊपर तक स्पीड में चढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। कम व्यास वाले केस नली में अधिक होगा और ज़्यादा व्यास वाले केस नली में कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 154। 154 बोलता है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर उठता है। जो लैंप होता है उसका बत्ती में जो तेल ऊपर उठता है वो किस रीजन से ऊपर उठता है, तो यही है सेम केशिकीय घटना, जिसको बोलते हैं कैपिलरी क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। केशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 155। 155 बोल रहा है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। जो पानी में जो लोहा का सुई होता है वो डूब जाता है, लेकिन जो जहाज होता है बड़ा वाला पानी जहाज वो देखते हैं तैरता है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जितना भी पानी से रिलेटेड संबंध जो भी प्रश्न आएगा द्रव से रिलेटेड, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, पानी में लोहा का सुई डूब जाता है। क्यों डूब जाता है, तो जो सुई होता है अपना अपना भार से कम पानी के घनत्व को विस्थापित करता है, और जो जहाज होता है वो अपना भार से ज़्यादा पानी के भार को विस्थापित कर देता है, जिससे वो नहीं डूबता और सुई क्या है, डूब जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 156। 156 बोल रहा है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होता है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत है, सेम क्वेश्चन यही आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है यही सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु को हम कोई भी द्रव या पानी में डुबाएंगे तो अपने भार में कुछ कमी प्रतीत होता है, उसी उसके भार में आभासी या कमी जो महसूस होता है वो हटाए गए द्रव के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 158। 158 बोल रहा है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है कौन है, तो आर्किमिडीज है। उत्प्लावकता बल क्या होता है, जब पानी में हम कोई वस्तु को अंदर डुबोते हैं तो अंदर से एक ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लगता है, मतलब ऊपर की दिशा में बल लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता बल। जैसे देखिएगा पानी के अंदर लोटा को आप उल्टा करके डालिएगा तो अंदर से लोटा ऊपर बाहर बहुत स्पीड में आता है, तो अंदर से कौन सा बल लगता है, तो उत्प्लावक
बल लगता है। ठीक है, पानी के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर उत्प्लावक बल लगता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। 159 बोलता है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। कोई भी द्रव में आंशिक या पूर्ण तरह से डूबा हुआ कोई वस्तु ऊपर जो उछलता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर ए। वो ठोस द्वारा वो जो वस्तु अंदर डुबाया गया है वो कितना पानी को विस्थापित कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा पानी को विस्थापित कर रहा है तो ज़्यादा तेजी से ऊपर आएगा, कम पानी को विस्थापित कर रहा है मतलब कम तेजी से ऊपर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। 160 बोलता है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? जल का जो पृष्ठ होता है पानी पे, लोहा का जो टुकड़ा होता है वो नहीं तैरता है, वो जो टुकड़ा होता है नीचे गिर जाता है। क्यों? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जो लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार है वो लोहे के भार से कम होता है। लोहे के भार से कम होता है तब तो डूब जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। लोहे के विस्थापित जो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार है वो लोहे के भार से कम होता है। अगर लोहा का भार से ज़्यादा होगा, पानी को ज़्यादा विस्थापित कर देगा अपना भार से, तो वो नहीं डूबेगा। जो जहाज होता है, पानी जहाज, उससे वही करता है, अपना भार से ज़्यादा पानी को विस्थापित करता है तो जहाज नहीं डूबता है। और ये जो लोहा है ये अपना भार से कम पानी को विस्थापित करता है तो लोहा का सुई पानी में डूब जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। 161 बोल रहा है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगर वो अपने आयतन के बराबर पानी को हटाएगी तो क्या होगा? डूब जाएगा। उससे ज़्यादा हटाएगी तो नहीं डूबेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। 162 बोल रहा है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे वो कौन से देश के रहने वाले थे? तो ग्रीस। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ग्रीस देश के रहने वाले थे। कौन सा देश के रहने वाले थे? तो ग्रीस। ग्रीस देश के रहने वाले थे कौन? आर्किमिडीज, जो उत्प्लावकता का नियम दिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। 163 बोलता है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? जो पानी का बूंद होता है वो तैलीय, जो तेल वाला सतह होता है उस पर पानी का बूंद नहीं चिपकता है। तो क्यों नहीं चिपकता है? तो असंजक बल का अभाव। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अब एक होता है सासंजक बल, सासंजक बल, एक होता है असंजक बल, असंजक बल। ये दोनों को थोड़ा समझिएगा। ससंजक बल क्या होता है? ये बल जो होता है, दोनों कोई भी वस्तु है वो आपस में एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ रहता है। उस पर अगर कोई बाहरी वस्तु उस पर सटेगा तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो असंजक बल होता है इस पर अगर कोई बाहरी वस्तु उसके साथ में अगर संपर्क में आएगा तो उसमें वो चिपक जाएगा, उसको बोलते हैं असंजक बल। जैसे एक पत्थर है, पत्थर पत्थर में अगर हम हाथ टच करते हैं तो पत्थर का कुछ भाग हमारे हाथ में आएगा? नहीं आएगा। तो उसमें क्या है, वो पत्थर जो है वो ससंजक बल से एक दूसरे में अपना बल से बंधा हुआ है, तो वह तीसरा चीज में नहीं मतलब कि नहीं चिपक रहा। वही असंजक बल से पानी है। पानी में जैसे हम उंगली या हाथ डालते हैं क्या होता है, पानी का बूंद हाथ पे आ जाता है, चिपक जाता है। तो उसमें क्या है, उसका जो अणु है वो तीसरा तुरंत जगह कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब उसमें कम बल से बंधा हुआ है। ठीक है, तो यही ससंजक और असंजक होता है। अब पानी है और तेल के जो पृष्ठ है उस पर नहीं चिपकता है। क्यों नहीं चिपकता है? तो उसमें असंजक बल की अभाव होता है। अगर असंजक बल उसमें रहेगा तो क्या होगा, चिपक जाएगा। असंजक बल में क्या होता है, पानी है तो उसमें हाथ डालते हैं तो हाथ में क्या, पानी चिपक जाता है। ठीक है, तो यही होता है ससंजक और असंजक बल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। 164 बोलता है तुल्यकालिक उपग्रह घूमता है पृथ्वी की। देखिए जो भी उपग्रह है वो पृथ्वी से पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, पश्चिम से पूरब की ओर। सिर्फ ग्रह एक है शुक्र और अरुण। ये क्या होता है, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी जितना उपग्रह ग्रह है क्या होता है, जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। सिर्फ दो है, अरुण और शुक्र, जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। 165 बोलता है पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? जो पहिया में बेरिंग होता है, बॉल बेरिंग, उसका काम क्या है? तो अस्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जो अस्थैतिक घर्षण होता है उसको गति में चेंज कर देता है। कौन? बॉल बेरिंग। और उसका स्पीड को बढ़ा देता है, मतलब घर्षण को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, अस्थैतिक से गतिज में चेंज कर दे रहा है। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। 166 बोलता है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपने ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु को प्रयोग करता है, सही बोल रहा है। जो जेट इंजन होता है वो ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए वो वायु से ऑक्सीजन को अपना पूर्ति कर लेता है। वही जो रॉकेट होता है वो अपने ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए गैस के रूप में ईंधन वहन करता है। रॉकेट में क्या होता है, ऑक्सीजन पूर्ति करने के लिए ईंधन उपयोग करता है। और जेट क्या होता है, वायु से ही जो उसका अंतरिक्ष से हवा क्या करता है, वो परिवेश से अपना हवा को ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। 167 बोल रहा है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पानी का एक गिलास है उसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा तो पानी की जो स्तर जो लेवल है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, पानी बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा। तो पानी उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। पानी उतना ही रहेगा, बर्फ का टुकड़ा पिघल जाने के बाद भी पानी सेम रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। 168 बोल रहा है एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए उसका वेग निकालना, कुछ नहीं करना, त्वरण और टाइम में गुना कर दीजिए। 9.8 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, टाइम और त्वरण में गुना कर दीजिए, वो आपको वेग दे देगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। 169 बोल रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अगर चांद पर गुरुत्वीय त्वरण 8e/6 तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए द्रव्यमान जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान अगर चांद पे 100 kg का है तो कहीं पे भी जाएगा, पृथ्वी पर जाए कहीं पे भी जाए वो क्या होगा 100 kg का ही रहेगा। द्रव्यमान चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है तो भार बदलता है, भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। जितना केजी का है वो कहीं पे भी जाएगा उतना ही केजी का रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। 170 बोलता है पावर शक्ति का एसआई मात्रक किसके समतुल्य। देखिए शक्ति, शक्ति किसको बोलते हैं, शक्ति होता है कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, कार्य बटा समय। अब कार्य का क्या होता है सूत्र, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन बटा समय। अब यहाँ से निकाल लीजिए फॉर्मूला। तो बल का क्या होता है F बराबर एम ए, इसका फॉर्मूला होता है एम ए इंटू विस्थापन का क्या होता है मीटर होगा इसका, बटा समय का सेकेंड। अब एम मतलब मास, मास का क्या होता है मात्रक केजी। ए मतलब त्वरण, त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर बटा सेकेंड। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा माइनस में, या पर सेकेंड कर सकते हैं इसको 3। ठीक है, तो इस शक्ति का क्या होता है मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का -3। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171। 171 बोल रहा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। जब वो भारहीनता हो जाएगा, भार मतलब कम रहेगा, तो जो मोमबत्ती का ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा तो वह गोलाकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। 172 बोल रहा है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है। कोई भी केस नली में जल की अपेक्षा कोई तरल पदार्थ को बहुत अधिक तेजी से चढ़ता है, क्यों। तो जो तरल पदार्थ का पृष्ठ तनाव क्या होता है ज़्यादा होता है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। जो तरल चीज होता है उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए वो क्या होता है अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। 173 बोलता है निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिक तत्व कारण नहीं है। स्याही का सूखना एक कारण है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी कारण है, सूती कपड़े पर जल की बूंदे फैलना ये भी कारण है, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह तक पड़ना ये नहीं सिर्फ हो सकता, इसका और भी रीजन होता है।
पौधे की जड़ से जल जो ऊपर जाता है पर्ण समूह तक, इसका और भी बहुत सारा रीजन होता है, यही सिर्फ रीजन केशिक तत्व एकमात्र कारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। 174 बोलता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौन दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम? न्यूटन। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे हो जाएगा, आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। 175 बोल रहा है ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? तो ऊर्जा का नहीं तो सृजन होता है और नहीं विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन मतलब ना तो उसका निर्माण होता है, नहीं उसका विनाश होता है, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। 176 बोलता है पृथ्वी का प्लायन वेग है। प्लायन वेग क्या होता है? वैसा वेग जो गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए उसको बोलते हैं प्लायन वेग। तो क्या होता है प्लायन वेग पृथ्वी का? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतना स्पीड से कोई वस्तु को हम पृथ्वी पर से फेंकेंगे तो वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगा। तो ये पृथ्वी का प्लायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। 177 बोलता है पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? दाव का। दाव का इकाई क्या होता है? पास्कल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दाव का पास्कल, इसको पीसी इंडिकेट करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। 178 बोलता है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल होता है तो 1 वार के बराबर। 1 बार, इसको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 बार, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। 179 बोलता है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जो क्यूसेक है उसको हम लोग जल का बहाव मापते हैं। जल का बहाव, जल का बहाव किसको से मापते हैं? तो क्यूसेक, क्यूसेक से मापते हैं हम लोग जल का बहाव। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। 180 बोल रहा है किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा। नहीं, भार पूछ रहा है, द्रव्यमान समान होता है, भार समान नहीं होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कोई भी वस्तु का भार सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पर। कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। तो सबसे ज्यादा भार कहाँ होगा? पृथ्वी के ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।